हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट 3 जैक बोर्ड में क्लास 11th का टर्म 2 में जो जैक बोर्ड रिलीज़ किया है सेट, उसमें सेट 3 का सेक्शन बी देखने वाले हैं। और इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सबका सॉल्यूशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ सेट 3 का सेक्शन बी करेंगे हम लोग। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, और इस तरह का आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन या कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, ये सॉल्व किया हुआ है, इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट में टाइप करिए यस, ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाइए, उसका प्योर एलिमेंट से, उसके स्टेबल फॉर्म से 1 मोल, तो जो भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगा उस एनर्जी को कहा जाएगा एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन क्या कहता है, सब चीज़ को याद कर लीजिए। ये भी टाइम नहीं है इतना कि सब चीज़ को समझा जाए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा कोशिश कर याद करके लिख देने का। हेस लॉ का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन होता है, जैसे ए कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, डी कन्वर्ट हुआ बी में, ये 3 स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और डायरेक्ट कोई स्टेप में रिएक्शन लिख दिया जाए, तो डायरेक्ट स्टेप में जब रिएक्शन लिखेंगे तो उसका एंथैल्पी चेंज अलग अलग स्टेप में होने वाले रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होगा। तो टोटल एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, हर स्टेप में जितना हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ हुआ है, हर स्टेप का अलग अलग एंथैल्पी चेंज को सम कर देंगे तो टोटल एंथैल्पी चेंज निकल जाएगा। ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का मतलब है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए CO3 का। तो CO3 कार्बोनेट आयन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ये बनता है, बहुत आसान है। डबल बॉन्ड एक बार इधर भेज दीजिए, माइनस चार्ज वाला इधर लगा दीजिए, एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा दीजिए, माइनस चार्ज वाला इधर लगा दीजिए। ईजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं। और 10 नंबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसका एक तरीका हम बता देते हैं आपको, ताकि आसानी से आप लिख सकें, हर रिएक्शन पे आप अप्लाई कर सकिएगा इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने बोला है पहला रिएक्शन के लिए, तो लिखने का तरीका ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पर NH3, और आगे में जो रिएक्शन में बैलेंस करने का नंबर रहता है वो बना दीजिए पावर, डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट खत्म, अब रिएक्टेंट में आ जाइए। रिएक्टेंट में कौन है, N2 टू द पावर 1, क्योंकि आगे नंबर 1 है। एक्टिव मल्टीप्लाई बाई एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, पावर क्या ले जाएगा 3। इस तरीके से इस रिएक्शन का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। और दूसरे रिएक्शन का अप्लाई करके देखिए, खुद से भी अप्लाई करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। क्या लिखा जाएगा बोलिए, एक्टिव मास ऑफ HI टू द पावर 2 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 1 बनेगा, एक्टिव मास ऑफ I2 पावर 1 बनेगा। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन गलत लिखा जाएगा। इसको भी ट्राई करिए एक बार। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट पहचानिए, प्रोडक्ट कौन है, CO, तो एक्टिव मास ऑफ CO टू द पावर क्या लगेगा 2, ठीक है, डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है CO2। अगर 2 प्रोडक्ट होता तो मल्टीप्लाई बाई दूसरा प्रोडक्ट का भी नाम लिखते हैं, उस पर पावर चाहते हैं जितना पावर होता। एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही लिखें, रिएक्टेंट 2 है तो 2 रिएक्टेंट लिखना पड़ रहा है, डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ कार्बन। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, आप सॉलिड का एक्टिव मास 1 भी रख सकते हैं। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका है। आराम से आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर से सीख जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए दो इस सब में लंबा लंबा डेफिनेशन है, आप इन सबको याद कर लीजिए। टाइम इतना नहीं है कि इन सब चीज़ों को हम लोग समझ सकें। इनर्ट पेयर इफेक्ट और कैटेनेशन। कैटेनेशन तो आम भाषा में समझा देते हैं आपको, आपस में ही एक दूसरे एटम को जोड़ के रखना है, कैटेनेशन कहलाता है। तो कार्बन 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 जुड़ गया, कैटेनेशन है। ये ओपन टाइप से भी रह सकता है और मिल करके एक रिंग भी बना सकता है, क्लोज, जैसे क्लोज चेन है, रिंग भी बना सकता है। इस तरह का प्रॉपर्टी कैटेनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो देखिए ClO-, ClO2- सब में आपको ऑक्सीजन का चार्ज -2 मिलेगा,
हम क्या किए, सबसे पहले सबका क्लोरीन का चार्ज निकाल लिए। सबके क्लोरीन का चार्ज अलग अलग है, इसमें Cl+1 पर है, इसमें +3 पर है, इसमें +5 पर है, इसमें +7 पर है। अब क्लोरीन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, मिनिमम कितना होता है। मिनिमम होता है -1, मैक्सिमम होता है +1 +7। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम +7। किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। अगर मिनिमम -1 होता तो वो भी शो नहीं कर सकता था, +7 वाला भी शो नहीं कर सकेगा। हाईएस्ट और लोएस्ट कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए Cl+7 हाईएस्ट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देयरफॉर ClO4- डज नॉट शो। इनमें से आपको पता करना था कौन, तो ये तो क्वेश्चन का एक पैटर्न हुआ, एक टाइप। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और देखिए वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है। मिनिमम और मैक्सिमम वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं कर पाएगा, उनके बीच वाला शो कर लेगा। ये शो कर पाएगा, ये शो कर पाएगा, ये भी शो कर पाएगा। उस तरीके से ग्रुप 16 में जो एलिमेंट होता है उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और मैक्सिमम +7 होता है। ग्रुप 15 का मिनिमम -3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है। और ग्रुप 17 हैलोजन ग्रुप का मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +7 होता है। तो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई एलिमेंट है तो वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है क्योंकि सेट 2 या सेट 1 में भी ऐसा रिएक्शन था। क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसको कहते हैं? तो जैसे एक 2 लाइन में लाइन लिख दिया गया है, उसमें आप याद रखिए कि हेलो एल्केन में ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, कुछ भी हेलो एल्केन अगर सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एल्केन फॉर्म होता है। जितने कार्बन का हेलो एल्केन लीजिएगा उसका जस्ट डबल कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब होगा कि बेंजीन अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में तो बनता है अल्काइल बेंजीन। इसको कहा जाता है फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल बेंजीन में आप C2H5Cl ले सकते हो, C3Cl ले सकते हो। C2H5Cl रखिएगा तो बनेगा इथाइल बेंजीन, CH3Cl रखिएगा तो बनेगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम टॉल्वीन है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि बेंजीन से कैसे बनाइएगा टॉल्वीन, बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करिएगा टॉल्वीन में, तो इस मेथड से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 3 कंडीशन होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीसरा हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ हकल रूल से एक्सप्लेन कर दिए कि हकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है इसीलिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं। हकल रूल का कहना है कि एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर रिंग का वैल्यू 1 है, ये एक रिंग है, एक क्लोज चेन है, रिंग का वैल्यू 1 आ गया, n = 1। हकल रूल ये होता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 4n + 2 के। n का वैल्यू 1 रख दीजिए क्योंकि एक रिंग है, ऐसा करने से 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हकल रूल के हिसाब से n का वैल्यू जब 1 होगा मतलब एक रिंग होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें देखिए 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है इसीलिए ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। इस तरीके से सेट 2 का सेट बी हम लोग कर लिए, सेट 3 का सेक्शन बी हम लोग कर लिए हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन सी। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।